नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। हर रोज क्राइम की कहानियां सुनने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की पहली कहानी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जो एक दुखद, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली घटना पर आधारित है। ये घटना वर्ष 2017 की है, जब छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला, जो एक छोटा लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत, हरे भरे खेतों और सादगी भरे जीवन शैली के लिए जाना जाने वाला शहर है, एक ऐसी त्रासदी का साक्षी बना जो एक खुशहाल परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। इस जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित कोड़ाभाट गांव में श्री बालाजी सिन्हा चंदेल अपने परिवार के साथ रहते थे। बालाजी सिन्हा एक मेहनती किसान और साधारण व्यक्ति थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हुए अपने परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करने में लगे रहते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा आकाश सिन्हा चंदेल और छोटा बेटा विकास सिन्हा चंदेल। आकाश थल सेना में गनर के पद पर तैनात था और इस वजह से पूरे परिवार को उस पर बेहद गर्व था। वे अक्सर गांव वालों से उसकी बहादुरी और देशभक्ति की बातें करते हुए फख्र महसूस करते थे। बालाजी सिंह अपने छोटे बेटे विकास को बार बार आकाश की मिसाल देते हुए प्रेरित करते थे कि वो भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे। लेकिन विकास की रुचि पूरी तरह अलग थी। वो सिविल सर्विस की तैयारी में जुटा हुआ था। घर से दूर एक छोटे से शहर में रहकर दिन रात किताबों में डूबा रहता था। आईएएस बनने के सपने संजोए हुए कठिन परिश्रम कर रहा था। आकाश सिन्हा चंदेल उस समय मात्र 21 वर्ष का युवा था और सेना में उसकी नौकरी को 1 वर्ष पूरा हो चुका था। वह न केवल जवान, फुर्तीला और आकर्षक दिखने वाला था, बल्कि सरकारी नौकरी में होने की वजह से उसके लिए शादी के रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी। गांव के लोग उसके लिए लड़कियां देखने लगे थे और कई परिवारों से प्रस्ताव आने शुरू हो गए थे। बालाजी सिन्हा को इन सभी रिश्तों में से जांजगीर चांपा के ही कसौदी गांव में रहने वाले प्रदीप सिन्हा कुशवाहा की बेटी निकिता सिन्हा का रिश्ता सबसे ज्यादा पसंद आया। निकिता एक पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद सुंदर युवती थी, जो अपनी सादगी, घरेलू गुणों और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वो कॉलेज में पढ़ाई कर चुकी थी और घर के कामों में भी निपुण थी। परिवार के सभी सदस्यों ने इस रिश्ते को हरी झंडी दी और दोनों की शादी 5 मई 2017 को बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। शादी में गांव के लोग शामिल हुए, संगीत बजा, मिठाइयां बंटी और खुशी का माहौल चारों तरफ फैल गया। शादी के बाद आकाश की खुशी देखते ही बनती थी। जब वो निकिता को विदा कराकर अपने घर लाया तो ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही निकिता के इर्द गिर्द सिमट गई हो। वो हर पल निकिता के साथ बिताना चाहता था, उसके साथ हंसना बोलना, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, जैसे वो उसका साया बन गया हो। लेकिन शादी के लिए ही उसे सेना से छुट्टी मिली थी और अब विवाह संपन्न होने के बाद उसे जल्द ही अपनी ड्यूटी पर लौटना था। इस विचार से वो बेहद परेशान रहता था, क्योंकि सेना की नौकरी में छुट्टियां मिलना आसान नहीं होता था और उसे नहीं पता था कि अगली बार घर कब आ सकेगा। निकिता भी इस अलगाव के विचार से उदास रहती थी। वो सोचती कि पति के बिना दिन कैसे कटेंगे, रातें कैसे बीतेंगी। शादी के महज कुछ दिनों में ही दोनों एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ चुके थे कि अलग होना उनके लिए असहनीय दर्द जैसा था। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर घंटों बातें करते, हाथ थामे घूमते और प्रेम की नई नई अनुभूतियां साझा करते। शादी के तीसरे दिन ही आकाश को अपनी ड्यूटी पर लौटना पड़ा। वो निकिता को गले लगाकर विदा हुआ, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। कुछ दिनों तक ससुराल में रहने के बाद निकिता भी अपने मायके लौट गई, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहकर आकाश की यादों में खोई रहती थी। आकाश भले ही शारीरिक रूप से अपनी यूनिट में ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन उसका मन, दिल और सारा ध्यान निकिता के पास ही अटका रहता था। वो दिन भर के कामों में व्यस्त रहता, लेकिन शाम ढलते ही निकिता की याद सताने लगती। उसे निकिता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। न खाने में स्वाद, न नींद में सुकून, न किसी काम में मन।
जब भी उसकी याद सताती, वो तुरंत फोन उठाता और घंटों उससे बातें करता, अपनी ड्यूटी की कहानियां सुनाता, निकिता की दिनचर्या पूछता और उसकी आवाज सुनकर ही अपने दिल को तसल्ली देता। निकिता भी फोन पर अपनी भावनाएं व्यक्त करती, बताती कि कैसे वो अकेले में उसकी तस्वीर देखकर रोती है, कैसे उसकी कमी हर पल महसूस होती है। इस तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, लेकिन आकाश को समय का एहसास ही नहीं हुआ। वो हर दिन गिनता कि कब छुट्टी मिलेगी। अगस्त के पहले हफ्ते में उसने 10 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन दिया, जो जल्द ही स्वीकृत हो गया। छुट्टी मिलने की खबर से वो इतना उत्साहित हुआ कि तुरंत ट्रेन पकड़कर घर की ओर रवाना हो गया। 11 अगस्त 2017 को वो घर पहुंचा और उसी दिन बिना देर किए निकिता को लाने उसके ससुराल चला गया। आकाश को दरवाजे पर देखते ही निकिता की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो दौड़कर उसके गले लग गई और दोनों ने एकांत में बैठकर अपने मन की सारी बातें साझा की। निकिता ने बताया कि आकाश के बिना वो कितना अकेलापन महसूस करती थी, कितनी रातें उसकी याद में जागकर बिताईं, कैसे हर दिन फोन का इंतजार करती रहती। आकाश ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने कहा कि ड्यूटी पर रहते हुए भी उसका मन निकिता के पास ही रहता था और अब वो उसे कभी अलग नहीं होने देगा। उसी शाम वो निकिता को विदा कराकर अपने घर ले आया, जहां परिवार ने उनका स्वागत फूलों और मिठाइयों से किया। निकिता के घर आने से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हर चेहरे पर मुस्कान छा गई, बातचीत की रौनक बढ़ गई और माहौल उत्सव जैसा हो गया। इस छुट्टी के दौरान आकाश और निकिता का रिश्ता और भी गहरा और अंतरंग हो गया। दिन के समय वे परिवार के साथ रहते, घर के कामों में मदद करते और शाम को एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन जैसे ही रात होती, वे अपने कमरे में एकांत पाकर एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते। आकाश निकिता के स्पर्श से इतना मोहित था कि वो हर रात उसे अपनी बाहों में समेट लेता, उसके शरीर की हर रेखा को धीरे धीरे छूकर महसूस करता, उसके होठों को चूमता, उसके गालों पर उंगलियां फिराता और निकिता की सांसें तेज हो जाती। निकिता भी आकाश की इस चाहत का जवाब उतनी ही तीव्रता से देती। उसकी आंखों में वासना और प्रेम की मिलीजुली चमक होती। वो आकाश के सीने पर सिर टिकाकर उसकी गर्माहट महसूस करती, उसके शरीर को सहलाती और दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल मिल जाती। वे घंटों तक एक दूसरे के शरीर को खोजते रहते, जैसे पहली बार मिले हों। आकाश निकिता के वक्ष को धीरे धीरे छूता, उसके कंधों पर चुंबन करता और निकिता की सिसकारियां कमरे की दीवारों से टकराती, जो उनकी कामुकता की गहराई को दर्शाती। निकिता आकाश के कान में फुसफुसाती कि वो उसके बिना कितनी अधूरी महसूस करती थी और आकाश उसे और करीब खींच लेता। उनके शरीर एक दूसरे से चिपक जाते, पसीने से तर हो जाते और प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर वे थककर सो जाते। ये समय उनके लिए स्वर्ग जैसा था, जहां शारीरिक सुख और भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें एक दूसरे से अविभाज्य बना दिया था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 16 अगस्त 2017 को अचानक निकिता के पेट में तेज दर्द उठा। वो दर्द से कराह उठी, उसके चेहरे पर पसीना छूट गया। पत्नी को इस हालत में तड़पते देख आकाश बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो तुरंत कार की चाबी उठाकर निकिता को सहारा देकर बाहर ले गया और पास के एक प्राइवेट क्लिनिक की ओर दौड़ा दिया। डॉक्टर ने जांच की, कुछ टेस्ट कराए और फिर गंभीर चेहरे से बताया कि निकिता 3 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर आकाश पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और दिमाग सुन्न हो गया। वो कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये कैसे संभव है? वो तो कुछ ही दिन पहले छुट्टी लेकर आया था और हाल ही में निकिता को मायके से लाया था। 3 महीने का गर्भ, ये जानकारी ने उसे उलझन में डाल दिया और उसके मन में निकिता के चरित्र को लेकर गहरा शक पैदा हो गया, जैसे कोई तेज चाकू उसके दिल में घुस गया हो। इस खबर ने आकाश को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया।
वो जिस निकिता को इतना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात सपने देखता था, उसी के साथ विश्वासघात की भावना ने उसे भर दिया। अस्पताल से लौटते हुए उसका मन उदास और गुस्से से भरा था। वो घर पहुंचा, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने खुद को शराब में डुबो दिया, बोतल पर बोतल खाली करता रहा और नशे की हालत में मोटरसाइकिल लेकर गांव की सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा, जैसे कोई भटका हुआ साया। उसने ये बात परिवार से छिपा ली, क्योंकि उसे डर था कि अगर माता पिता को पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगेगा और वे टूट जाएंगे। वो निकिता से भी इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन भीतर ही भीतर घुटता रहा। रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार रिपोर्ट को देखता और खुद को कोसता। उसी रात दोनों ने साथ में खाना खाया, लेकिन आकाश का मन कहीं और था। वो चुपचाप खाता रहा, निकिता की तरफ देखकर भी नहीं देखा। खाने के बाद वे कमरे में चले गए। आकाश की हालत से साफ जाहिर था कि उसने शराब पी रखी थी। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो दीवार का सहारा लेकर ऊपर पहुंचा और कमरे में घुसते ही असंतुलित होकर गिरने लगा। निकिता ने उसे संभाला, उसके कंधे पर हाथ रखकर बिस्तर तक पहुंचाया और चिंतित स्वर में पूछा कि क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान है वह। आकाश गुस्से से चिढ़ गया। उसने रूखे लहजे में जवाब दिया और बातें बढ़ती गई। धीरे धीरे आकाश ने निकिता की प्रेगनेंसी पर अपना शक जाहिर कर दिया। उसे यकीन हो चला था कि धोखा हुआ है, क्योंकि वो हाल ही में आया था और 3 महीने का गर्भ उसके साथ संबंध के बाद का नहीं हो सकता। निकिता इस बात से पूरी तरह अनजान थी। उसने रिपोर्ट नहीं देखी थी और डॉक्टर ने उसे कुछ नहीं बताया था। वो सिर्फ दर्द की दवा लेकर आई थी। आकाश ने रिपोर्ट निकालकर उसे थमा दी। रिपोर्ट पढ़ते ही निकिता के हाथ कांपने लगे। वो बिस्तर पर गिर पड़ी। उसमें साफ साफ लिखा था कि वो 3 महीने की गर्भवती है। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। आकाश चिल्लाता रहा कि ये बच्चा उसका नहीं है। निकिता रोते हुए कहती रही कि ये असंभव है, वो किसी और से कभी नहीं जुड़ी। आरोप प्रत्यारोप लगे। कमरे में चीख पुकार गूंजी, लेकिन धीरे धीरे थककर दोनों चुप हो गए और कमरे में एक भारी शांति छा गई। अगली सुबह 17 अगस्त 2017 को बालाजी सिन्हा चंदेल अपने कमरे में आराम से बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। सुबह की ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और बाहर पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी उनका फोन बजा। दूसरी तरफ थानेदार था, जिसने गंभीर आवाज में बताया कि अलकतरा रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिली है और पास में खड़ी मारुति वैन का नंबर उनके नाम से रजिस्टर है। थानेदार ने उनसे कहा कि वे आकर लाश की पहचान कर लें, क्योंकि वैन उनके घर की लगती है। बालाजी सिंह को यह बात विश्वास करने लायक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर क्यों, शायद कोई गलतफहमी है। उन्होंने फोन काट दिया और चाय पीने लगे। लेकिन थानेदार की बातों ने उनके मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। वे बार बार फोन की तरफ देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने बाहर जाकर देखा तो पाया कि उनकी मारुति वैन वहां नहीं खड़ी थी। ये देखकर उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई। वे तुरंत ऊपर की मंजिल पर आकाश और निकिता के कमरे की ओर दौड़े। कमरे का दरवाजा बिना किसी कठिनाई के खुल गया। अंदर का दृश्य सामान्य लग रहा था। निकिता बिस्तर पर चादर ओढ़े पड़ी थी, जैसे गहरी नींद में सो रही हो। बालाजी सिंह ने उसे जगाने की कोशिश की। उसका नाम पुकारा, कंधे पर हाथ रखकर हिलाया, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और ज्यादा हिलाने पर पता चला कि निकिता की सांसें थम चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो मर चुकी थी। उसके सिरहाने उसका मोबाइल रखा हुआ था और पास की मेज पर एक सफेद कागज पड़ा था। कमरे में आकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बालाजी सिन्हा का दिल बैठ गया। वे घबरा गए। उन्होंने कांपते हाथों से उस सफेद कागज को उठाया और देखा कि वो एक सुसाइड नोट था, जो आकाश ने अपनी हस्तलिपि में लिखा था। उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे शब्दों का अर्थ समझ में आया,
वे पूरी तरह से चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुसाइड नोट में आकाश ने सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा था। उसने और निकिता ने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया था, क्योंकि निकिता 3 महीने की गर्भवती थी और बच्चा उसका नहीं था। आकाश ने निकिता का गला घोंटकर उसे मार डाला था और फिर खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या करने की योजना बनाई थी। उसने साफ साफ लिखा था कि इस निर्णय में उसके परिवार का कोई दोष नहीं है, वे निर्दोष है। और उनकी मजबूरी यह थी कि आकाश फौज में था और लंबे समय बाद घर लौटता था, जिस वजह से शक पैदा हुआ। उसने अपने पिता से माफी मांगी थी, कहा था कि वो उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था, और छोटे भाई विकास से अनुरोध किया था कि उसे हमेशा के लिए घर बुला लिया जाए ताकि वो परिवार की देखभाल कर सके। कमरे से अचानक धड़ाम की आवाज सुनकर बालाजी सिन्हा की पत्नी नीलम सिन्हा दौड़कर ऊपर आई। उन्होंने देखा कि बालाजी बेहोश पड़े हैं। निकिता की लाश बिस्तर पर है और कागज फर्श पर बिखरा है। उन्होंने कागज उठाकर पढ़ा और सुसाइड नोट के शब्दों को समझते ही वे जोर जोर से रोने लगी। उनकी चीखें घर में गूंजने लगी। घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले के लोग दौड़े आए और जल्द ही सच्चाई का पता चल गया। कुछ ही देर में निकिता के माता पिता को यह दुखद खबर मिली और वे रोते बिलखते ससुराल पहुंचे। उनकी बेटी की लाश देखकर वे टूट गए। पामगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वे कमरे का मुआयना करने लगे, फोटो लिए, सबूत इकट्ठा किए। एसपी अजय यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। पुलिस ने आकाश का सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जांच की। सभी लोग इस बात से हैरान और सदमे में थे कि आकाश ने निकिता की हत्या क्यों की और फिर खुद आत्महत्या क्यों कर ली। वे दोनों तो इतने खुश लगते थे। पुलिस ने बालाजी सिंह से पूछताछ की, जो अब होश में आ चुके थे लेकिन रो रो कर बेहाल थे। बालाजी ने बताया कि 3 दिन पहले ही आकाश अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाया था। दोनों खुश थे, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे। उनके बीच कोई झगड़ा या द्वेष नहीं था। फिर आकाश ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। ये सोचकर बालाजी सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जोर जोर से रो पड़े। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस भी इस मामले में उलझी हुई थी। वे हर कोण से जांच कर रहे थे। पुलिस ने कमरे की गहन तलाशी ली और वहां 16 अगस्त को निकिता द्वारा डॉक्टर से ली गई दवा की पर्ची और जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें साफ साफ लिखा था कि निकिता 3 महीने की गर्भवती थी। एसपी अजय यादव ने इस रिपोर्ट के बारे में जब आकाश के माता पिता से पूछा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। शादी के 3 महीने बाद ही पहली बार आकाश और निकिता का शारीरिक मिलन हुआ था, तो फिर निकिता गर्भवती कैसे हो सकती थी? ये सोचकर बालाजी और नीलम सिन्हा घबराए हुए थे। उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा रहस्य खुल रहा है। वहीं रिपोर्ट देखकर निकिता के माता पिता के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था। उन्हें अपनी बेटी के चरित्र पर कभी कोई संदेह नहीं था। वे जानते थे कि निकिता एक संस्कारी और ईमानदार लड़की थी और वे इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ने कुछ गलत किया हो। ये पूरी स्थिति बालाजी और नीलम सिन्हा के लिए भी एक बड़ा सदमा थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा था कि आकाश ने क्यों अपनी पत्नी को मारने के बाद खुदकुशी की। शक की आग ने सब कुछ जला दिया था। फिर पुलिस ने निकिता की लाश का पंचनामा किया। वे हर विवरण नोट करते रहे, फोटो लिए और पोस्टमार्टम के लिए जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल भेज दिया। इस मामले की जांच शुरू की गई और 2 दिन बाद निकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि वो 3 महीने की गर्भवती थी और मौत का कारण गला घोंटना था। इससे ये बात पक्की हो गई कि निकिता की कोख में 3 महीने का गर्भ पल रहा था। अब सवाल ये उठा कि निकिता के गर्भ में पल रहा बच्चा आकाश का नहीं था, तो वो किसका था? ये सवाल मामले को और पेचीदा बना रहा था। हर कोई हैरान था
निकिता के चाचा और भतीजे इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी का चरित्र संदिग्ध हो सकता है। उन्हें यह मामला बहुत ही रहस्यमय और संदेहास्पद लग रहा था। वे मानते थे कि जरूर कोई गलती हुई है, इसलिए उन्होंने दामाद आकाश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की। लेकिन यह मामला दर्ज नहीं हो सका क्योंकि आकाश ने खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट सबूत के रूप में मौजूद था। पुलिस द्वारा की गई जांच में कुछ अहम तथ्यों का खुलासा हुआ। वे गवाहों से पूछताछ करते रहे, फोन रिकॉर्ड चेक किए और घटना की समय रेखा बनाई। 16 अगस्त की रात को जब घरवाले सो गए थे, आकाश और निकिता के बीच गर्भवती होने की रिपोर्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। निकिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि गर्भ में पल रहा बच्चा आकाश का नहीं है। वो रोते हुए कह रही थी कि ये बच्चा उसी का है, जरूर कोई मेडिकल गलती हुई है। लेकिन आकाश ने इस बात को पूरी तरह नकार दिया और वो दावा कर रहा था कि ये बच्चा उसका नहीं है, बल्कि किसी और पुरुष का है जिससे निकिता प्रेम करती थी या संबंध रखती थी। इस बात पर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। आकाश गुस्से से पागल हो गया था, उसकी आंखें लाल हो गई। वो चिल्लाता रहा और निकिता रो रो कर सफाई देती रही। आवेश में आकर आकाश ने कमरे में लगे टेलीफोन के तार को निकाला, उसे निकिता के गले में लपेटा और जोर से कस दिया। निकिता छटपटाई, हाथ पैर मारे, लेकिन आकाश के गुस्से के आगे कुछ न कर सकी। इस घटना के कुछ ही देर बाद निकिता की मौत हो गई। उसकी सांसें थम गई, शरीर ढीला पड़ गया। इसके बाद आकाश को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घबराया। वो कमरे में इधर उधर टहलता रहा, रोता रहा, खुद को कोसता रहा। लेकिन कुछ समय बाद वो शांत हुआ और उसने अपने जुर्म को कबूल करते हुए सुसाइड नोट लिखा। उसने कलम उठाई, कागज पर हर बात विस्तार से लिखी ताकि परिवार पर कोई इल्जाम न आए। आकाश जानता था कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो परिवार पर बड़ी मुसीबत आ सकती थी। पुलिस जांच में वे फंस सकते थे। इसके बाद आकाश ने अपनी पत्नी की लाश को बिस्तर पर सावधानी से लिटाया, उसे चादर ओढ़ा दी ताकि ऐसा लगे कि वो गहरी नींद में सो रही है, और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। निकिता की हत्या करने के बाद आकाश ने अपनी इको कार स्टार्ट की और करीब 30 किलोमीटर दूर अलकतरा रेलवे स्टेशन तक सफर किया। रात का अंधेरा था, सड़कें सुनसान थी और वो कार चलाते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। उसने अपनी कार स्टेशन के बाहर खड़ी की और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया। वहां उसने आत्महत्या करने का अंतिम फैसला किया। उसने आंखें बंद की, रेलवे ट्रैक पर पेट के बल औंधे मुंह लेट गया और तेज रफ्तार से आ रही मालगाड़ी के नीचे आ गया। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और लाश ट्रैक पर बिखर गई। सुबह जब कुछ ग्रामीण शौच के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रेलवे ट्रैक पर खून से सनी लाश देखी। वे घबरा गए और तुरंत जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को सूचना दी। जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया, पंचनामा भरा। वे हर विवरण नोट करते रहे, फोटो लिए और गवाहों के बयान दर्ज किए। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलकतरा भेज दिया गया, जहां रिपोर्ट से आत्महत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने आकाश सिंह चंदेल की आत्महत्या और निकिता सिंह की हत्या की रिपोर्ट अंतिम रूप से दर्ज कर दी और मामले को बंद कर दिया। वे मानते थे कि सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन यह रहस्य बनकर रह गया कि निकिता के गर्भ में पल रहा बच्चा किसका था। क्या सच में निकिता का कोई प्रेमी था या कोई पुराना संबंध? पुलिस इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए थी। वे निकिता के फोन रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, उसके दोस्तों से पूछताछ कर रहे थे और मायके के लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस की जांच और घटनाओं की गहरी पड़ताल के बाद यह साफ हो गया कि आकाश और निकिता के बीच हुई ये दुखद घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। वे रातों की नींद हराम हो गई, दिन का चैन गायब हो गया।
आकाश के सुसाइड नोट से यह स्पष्ट था कि वो अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद को इस दर्दनाक स्थिति से बाहर निकालने के लिए आत्महत्या करने की ओर बढ़ा था, क्योंकि शक की आग ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। हालांकि इस घटनाक्रम ने परिवार और उनके आसपास के लोगों को गहरा शॉक कर दिया और वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आकाश की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गया। निकिता के गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता कौन था, ये सवाल अब भी अनुत्तरित था और ये रहस्य परिवार के लिए एक सतत दर्द बना रहा। लेकिन इसने ये दिखाया कि कभी-कभी पारिवारिक रिश्ते और विश्वास के टूटने से जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। एक छोटा सा शक कैसे प्रेम को नफरत में बदल देता है और खुशियां तबाही में। आकाश और निकिता का रिश्ता, जो शुरुआत में कामुकता, प्रेम और जुड़ाव से भरा था, अंत में शक की भेंट चढ़ गया। और इस कहानी का दिलचस्प लेकिन दर्दनाक पहलू यही था कि कैसे एक गलतफ हमी ने दो जिंदगियां खत्म कर दी। अब शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के प्रतापपुर गांव की है, जहां एक साधारण परिवार की जिंदगी एक रात में उलट-पुलट हो गई। ये घटना 8 सितंबर 2025 की रात की है, जब घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी, ठंडी हवा चल रही थी और कुत्तों की भौंकने की आवाजें कहीं दूर से गूंज रही थी। तभी प्रीति, जो गांव के मोहर सिंह के सबसे छोटे बेटे ओमपाल की पत्नी थी, ने अपने जेठ रविकरण की पत्नी सीता के दरवाजे पर जोर-जोर से खटखटाना शुरू किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। दीदी, जल्दी चलिए। देखिए, मेरे पति को अचानक कुछ हो गया है। वो बिल्कुल बोल नहीं रहे। सीता, जो उस समय गहरी नींद में थी, प्रीति की आवाज सुनकर तुरंत उठीं। उन्होंने जल्दी से साड़ी का पल्लू ठीक किया और प्रीति के पीछे पीछे उसके घर की ओर भागी। प्रीति का घर पास ही था और दोनों तेजी से वहां पहुंची। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में ओमपाल खटिया पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत। सीता ने उसके पास जाकर उसका चेहरा हिलाया। ओमपाल, ओमपाल, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने उसकी छाती पर हाथ रखकर देखा। सांस की कोई हलचल नहीं थी। सीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत अपने पति रविकरण को पुकारा, जो बगल के कमरे में सो रहे थे। रविकरण दौड़ते हुए आए और अपने छोटे भाई की नब्ज टटोली, लेकिन वो पूरी तरह शांत थी। रविकरण को बुरी आशंका हुई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वे डर से कांपने लगे। बिना देर किए रविकरण ने अपने परिचित डॉक्टर को फोन लगाया। रात का समय होने के बावजूद डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और आधे घंटे बाद ओमपाल के घर पहुंचा। उसने ओमपाल की नब्ज चेक की, उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली और फिर गंभीर स्वर में कहा, ओमपाल की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। प्रीति जोर-जोर से रोने लगी। उसकी चीखें घर की दीवारों से टकराने लगी। सीता और रविकरण भी टूट गए। वे अपने छोटे भाई को खोने के गम में डूब गए। घर की इस हलचल से ओमपाल की 2 छोटी बेटियां, 4 साल की ममता और 2.5 साल की नेहा भी जाग गई और डर के मारे रोने लगी। सीता ने उन्हें अपनी गोद में लिया और चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू थम नहीं रहे थे। डॉक्टर ने प्रीति से पूछा, आपके पति को हुआ क्या था? क्या लक्षण थे? प्रीति ने रोते हुए बताया, वो अचानक रात को उठे और बोले, प्रीति, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने उनके सीने को मसला, पानी पिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि भाभी को बुला लाऊं। जब तक मैं भाभी को लेकर आई, उनकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, लगता है उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। ये सुनकर परिवार का मातम और गहरा हो गया। ओमपाल की बेटियों का रो कर बुरा हाल था और सीता उन्हें गोद में लेकर सांत्वना दे रही थी। अगले दिन सुबह होते ही ओमपाल के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई।
गांव के सभी रिश्तेदारों को खबर दी गई और लोग एकत्र होने लगे। पूरे गांव में यही चर्चा थी कि ओमपाल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कुछ ही समय में इसे प्राकृतिक मृत्यु मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रिश्तेदार और मेहमान अपने अपने घर लौट गए, लेकिन इस घटना ने परिवार पर गहरा असर डाला। खासकर रविकरण की 12 साल की बेटी ममता की हालत बिगड़ने लगी। वो उदास और चुपचाप रहने लगी, न खाना खाती, न किसी से बात करती। सीता ने कई बार उससे उसकी परेशानी पूछी, लेकिन ममता ने मुंह बंद रखा, जैसे कोई गहरा राज उसके मन में दबा हो। वो प्रीति के सामने जाने से भी डरने लगी थी। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट दिखती थी। सीता ने गौर किया कि जब भी प्रीति पास आती, ममता का चेहरा पीला पड़ जाता और वो इधर उधर देखने लगती। ये देखकर सीता को शक हुआ कि जरूर कुछ गंभीर बात है। परिवार ने पहले सोचा कि ममता को अपने चाचा ओमपाल की मृत्यु का गहरा सदमा लगा है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। ममता अक्सर ओमपाल के घर जाती, उनके साथ खेलती, उनके साथ खाना खाती और कभी कभी वही सो भी जाती थी। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रविकरण ने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया, लेकिन न तो उसे बुखार था, न कोई शारीरिक बीमारी। आखिरकार सीता ने ममता को एकांत में ले जाकर प्यार से पूछा, बेटी, तुझे क्या हुआ है? तू इतनी चुप क्यों है? ममता पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर फूट फूट कर रोने लगी और उसने जो सच्चाई बताई वो परिवार के लिए बिजली गिरने जैसी थी। ममता ने बताया, मम्मी, चाचा की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। चाची प्रीति और गांव के अभय सिंह ने मिलकर उनकी हत्या की। ये सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ममता ने आगे बताया, उस रात मेरी अचानक आंख खुल गई। मैं चाची के घर पर सो रही थी। मैंने देखा कि चाची और अभय सिंह चाचा को बुरी तरह मार रहे थे। मैं डर गई और चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही, सोने का नाटक करती रही। ममता ने बताया कि उस रात वो चाची के घर गई थी। ओमपाल और प्रीति ने खाना खाया और सोने की तैयारी कर रहे थे। ममता ने प्रीति से कहा, चाची, मैं आपके पास ही सोऊंगी। प्रीति ने उसे अपने पास सुला लिया। रात में जब ममता की आंख खुली तो प्रीति उसके पास नहीं थी। उसने देखा कि अभय सिंह कमरे में था और वो प्रीति के साथ मिलकर ओमपाल को मार रहा था। ये सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। रविकरण को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और तुरंत थाना बीबी नगर पुलिस को सूचना दी। उस समय प्रीति अपने पति की मृत्यु का गम मनाने की एक्टिंग कर रही थी। वो रो रो कर बुरा हाल बना रही थी, गांव वालों से सहानुभूति बटोर रही थी। पुलिस प्रीति के घर पहुंची और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले तो प्रीति टालमटोल करती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि अभय सिन्हा के साथ मिलकर उसने ओमपाल की हत्या की थी। पुलिस ने तुरंत अभय सिन्हा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अभय से भी कड़ी पूछताछ हुई और उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एसएचओ राहुल चौधरी ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने ओमपाल के परिवार, गांव वालों और गवाहों से विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने प्रीति और अभय की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी और तकिया भी बरामद कर लिया। एसपी सिटी शंकर प्रसाद स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की निगरानी की। गांव में इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि प्रीति ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची थी। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। प्रतापपुर गांव में मोहर सिंह का परिवार रहता था। मोहर सिंह एक मेहनती किसान थे, जिनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े देवी शरण, मंझले रविकरण और सबसे छोटे ओमपाल। तीनों की शादी हो चुकी थी और वे गांव में अलग अलग घर बनाकर रह रहे थे। रविकरण और ओमपाल के घर एक दूसरे के पास थे, जबकि देवी शरण गांव के बाहरी छोर पर रहता था। ओमपाल की शादी 7 साल पहले प्रीति से हुई थी।
प्रीति एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी, जिसने शादी से पहले एक पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले पति का सपना देखा था। लेकिन ओमपाल एक साधारण किसान था, जो दिन रात खेतों में मेहनत करता और शाम को थक कर घर लौटता। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक रहे, लेकिन जल्द ही प्रीति को ओमपाल की सादगी और मेहनतकश जीवन शैली खटकने लगी। 2 बच्चों ममता और नेहा की मां बनने के बाद भी प्रीति की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण गांव में चर्चा का विषय था। लेकिन ओमपाल का ध्यान सिर्फ खेती और अपने काम पर रहता। वो हर शाम खेतों से लौटता, खाना खाता और जल्दी सो जाता। प्रीति को यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उसका पति उसे समय दे, उसकी भावनाओं को समझे और उसे वो प्यार और ध्यान दे जो वो शादी से पहले सपनों में देखा करती थी। समय के साथ ओमपाल शराब का आदी हो गया। वो हर शाम शराब पीकर अपनी थकान मिटाता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। प्रीति को इससे और चिढ़ होने लगी। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी, सोचने लगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी बीच उसकी मुलाकात गांव के ही अभय सिंह से होने लगी। अभय, जो रिश्ते में प्रीति का भतीजा था, एक कुंवारा और आकर्षक युवक था। वो खेतों में काम करने के दौरान प्रीति से मिलता और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। एक दिन खेतों में काम करते समय प्रीति ने अभय को पास बुलाया और मजाक में बात शुरू की। अभय ने पूछा, चाची, चाचा के क्या हाल है? प्रीति ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे चाचा की चाल तो बिल्कुल शांत पड़ गई है। सारा दिन खेतों में मजदूरों की तरह काम करते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। मेरी फूटी किस्मत जो मुझे ऐसा पति मिला, ना काम का ना काज का। अभय ने हंसते हुए कहा, चाची, चाचा इतना मेहनत करते हैं और तुम कहती हो कि वे कुछ नहीं करते। प्रीति ने जवाब दिया, अरे अभय, एक मर्द को अपनी औरत की भावनाएं भी समझनी चाहिए। रोटी के अलावा भी एक औरत को प्यार और ध्यान चाहिए। अभय ने मजाक में कहा, चाची, मेरी शादी हो जाए तो मैं अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे चाचा की तरह उसे मिट्टी नहीं चटाऊंगा। प्रीति ने हंसते हुए कहा, अभय, मुझे तो तुम्हारे जैसा पति चाहिए था, लेकिन मेरी किस्मत में मिट्टी का पुतला मिला। बातों बातों में प्रीति ने अभय का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए कहा, देख, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए उछल कूद कर रहा है। अभय की धड़कनें तेज हो गई और उस पल दोनों के बीच एक खतरनाक रिश्ते की शुरुआत हो गई। प्रीति ने अभय को कसम खिलाई कि वे पति पत्नी तो नहीं बन सकते, लेकिन दोस्ती और उससे आगे का रिश्ता जरूर रख सकते हैं। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया। अभय अक्सर प्रीति के घर आने लगा और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। प्रीति अभय को घरेलू कामों के लिए बुलाती और दोनों मौका पाकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनकी नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती गई। वे खेतों में, घर के कोने में या जब ओमपाल खेतों में होता तब एक दूसरे के साथ अंतरंग पल बिताते। प्रीति अभय के स्पर्श से मोहित थी। वो उसकी बाहों में खो जाती, उसके चुंबनों में डूब जाती और अभय भी उसकी खूबसूरती और चाहत में पागल था। दोनों की मुलाकातें अब गुप्त रूप से होने लगी। वे रात में फोन पर घंटों बातें करते, एक दूसरे को अपनी चाहत जताते और मौका मिलते ही मिलने की योजना बनाते। लेकिन एक दिन ओमपाल ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वो गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अभय उसके बड़े भाई का बेटा था, इसलिए उसने गांव में बदनामी से बचने के लिए चुप रहना चुना। इसके बजाय उसने प्रीति पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। उसे घर से बाहर जाने से मना किया, उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। लेकिन प्रीति अब अभय के प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि वो इन पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अभय से फोन पर बातें करती, उसे खेतों में बुलाती और अपनी नाराजगी जाहिर करती। एक दिन खेतों में मिलते समय प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। उसने अभय से कहा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। ओमपाल मुझे गालियां देता है, मारता है,
मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे इस कैद से छुड़ाओ। अभय ने उसे गले लगाया और कहा, प्रीति, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। अगर तुम साथ दो तो मैं ओमपाल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। प्रीति ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसा करना ही होगा कि कोई शक न हो। उसी दिन दोनों ने ओमपाल को मारने की साजिश रच डाली। ओमपाल की शराब की लत को वे हथियार बनाना चाहते थे। अभय ने प्रीति को नशे के कुछ पाउच दिए जो वो ओमपाल की शराब में मिला देती। इससे ओमपाल गहरी नींद में सो जाता और प्रीति अभय को घर बुलाकर उसके साथ समय बिताती। दोनों को डर था कि कोई उन्हें पकड़ न ले, इसलिए उन्होंने ओमपाल को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। 8 सितंबर 2025 की रात को प्रीति ने योजना के मुताबिक काम शुरू किया। ओमपाल ने हमेशा की तरह शराब पी और खाना खाकर सो गया। प्रीति ने बच्चों को चेक किया। सभी गहरी नींद में थे, जिसमें ममता भी शामिल थी, जो उस रात उनके घर पर सो रही थी। प्रीति ने अभय को फोन किया और वो चुपके से घर में घुस आया। दोनों ने मिलकर ओमपाल का गला चुन्नी से घोंटा और तकिए से उसका मुंह दबा दिया। ओमपाल की छटपटाहट कुछ ही पलों में थम गई, लेकिन ममता की आंख उस समय खुल गई। वो डर के मारे चुप रही और सब कुछ देखती रही। उसने देखा कि प्रीति और अभय ने ओमपाल को मार डाला। डर से वो सोने का नाटक करती रही, लेकिन ये दृश्य उसके दिमाग में हमेशा के लिए गया। अगर ममता उस रात वहां न होती तो शायद ये रहस्य कभी न खुलता। पुलिस ने ममता के बयान के आधार पर प्रीति और अभय को गिरफ्तार कर लिया। रविकरण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज कराया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी, अपने पति की हत्या की साजिश रच सकती थी। ये कहानी एक दुखद उदाहरण है कि कैसे प्रेम, विश्वासघात और महत्वाकांक्षा एक परिवार को तबाह कर सकती है। प्रीति और अभय का रिश्ता, जो शुरुआत में छिपे हुए प्रेम और कामुकता से भरा था, अंत में एक खौफनाक अपराध में बदल गया, जिसने 2 मासूम बच्चों को उनके पिता से हमेशा के लिए छीन लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।